हेलो क्लास 10, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो जैसा कि आपको पता है हम बेसिक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे 100 ऑब्जेक्टिव आपको एक ही दिन में दूंगा, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। तो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। पहला, आज ट्रिग्नोमेट्री से उठाएंगे। सर्कल तक हो गए थे, आज ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे। पहला, the value of sin theta increases as theta increases. The value of cos theta decreases as theta increase. थीटा बढ़ाने पे sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा बढ़ाने पे cos थीटा की वैल्यू कम होती है। The value of sin theta or cos theta never exceeds 1. sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती। देखो, साइन ए का पूरा नाम होता है साइन ए, SINE, साइन ए, ठीक है। कोस ए का होता है कोसाइन ए, टेन ए का होता है टेंजेंट ए, ठीक है। ये सब उनके पूरे पूरे नाम है, याद होने चाहिए। कोट ए का होता है कोटेंजेंट ए, ठीक है। सेक ए का होता है सेकेंड ए, कोसेक ए का होता है कोसेकेंड ए। देखो, साइन ए का होता है साइन ए, कोस ए का होता है कोसाइन ए, टेन ए का होता है टेंजेंट ए, कोट ए का होता है कोटेंजेंट ए, सेक ए का होता है सेकेंड ए और कोसेक ए का होता है कोसेकेंड ए। ये इनके पूरे पूरे नाम है। क्या इनके पूरे पूरे नाम? अगला ऑब्जेक्टिव याद रखते देख 10, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। टू फिगर्स, ठीक है, इस ट्राइंगल पे टू फिगर्स हैविंग the same shape, two figures having the same shape but not necessarily the same size. shape same है but size same नहीं है। same size are called similar figures, are called similar फिगर्स। ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। अगला, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं। एक्सेप्ट करो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। बट इट्स कन्वर्ज, इसका उल्टा सही है। कन्वर्ज से क्या मतलब है? कि भले ही सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। बात समझना, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये 11 ऑब्जेक्टिव नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। 12,
two polygons of the same numbers of sides are similar. इसके अंदर दो पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. अगर दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है वो सिमिलर है, इसके अंदर दो पॉइंट. फर्स्ट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है. दूसरा पॉइंट, their corresponding sides are in the same ratio. Their corresponding sides are in the same ratio. वो उसकी corresponding side same ratio. अगला ऑब्जेक्टिव लिखना 13th. देखना, if line is drawn parallel to the one side, if line is drawn parallel to the one side of triangle, to intersect the other क्या है? If line is drawn parallel to the side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divides in the same ratio. ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखवाइए आपको. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है. ठीक है. 14. अगला चलो इसका कन्वर्स भी लिख लो. इफ line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel. ये कन्वर्स है ना. line is parallel to the third side. Third side के पैरेलल. 15. अगला देखना. आ नहीं पाएगा यार. चलो पहले ये यहाँ तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ये 3-4 नोट कर लो पहले. चलो ध्यान दो. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 15th नंबर का ऑब्जेक्टिव कहाँ गया. ये लिख लिया. ये if in two triangles corresponding angles
are equal. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar. Two triangles are similar. और criteria है AAA similarity criteria. AAA similarity criteria. 16. In the two triangles, two angles of one triangle, are respectively equal to the two angles of other triangle, then the two triangle are सिमिलर. इस कंडीशन में भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. यहाँ पे क्राइटेरिया लगता है डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लगता है. 17th ऑब्जेक्टिव देखना. थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री का एक और ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं. ठीक है, एक और है द value of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angles remain same. ठीक है. The value of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angles remain same. Trigonometric ratio की वैल्यू चेंज नहीं होती. मेरे ट्राइंगल की लेंथ बदल दो, अगर एंगल सेम है तो रेशियो सेम चलेगी. ठीक है, जैसे sin 31/2 होता है. ठीक है, ट्राइंगल से उसको फर्क नहीं पड़ता. रेशियो डिपेंड करते हैं एंगल पे. रेशियो किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल्स पे. आगे बढ़ते हैं. 18th ऑब्जेक्टिव. The distance of a point. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं. The distance of a point from the y-axis is called its x coordinate
और एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। 19 the distance of a point, the distance of a point from the distance of a point from the x-axis, from the x-axis is called y, its y coordinate, its y coordinate or y coordinate or ordinate, ordinate। देखो राइटेड ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट जो कि y एक्सिस पे, कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, y एक्सिस से अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस से तो उसको या तो x कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सिसा बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो y कोऑर्डिनेट होगा या ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ये 19th ऑब्जेक्टिव नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, ऑब्जेक्टिव नंबर 20, द कोऑर्डिनेट of a point, the coordinate of a point on the x-axis, the coordinate of a point on the x-axis are of the form x, 0। अगर x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसे लिखते हैं x, 0। क्या लिखते हैं? x, 0। सिमिलर द कोऑर्डिनेट on the y axis are of the form 0, y। y एक्सिस पे क्या लिखते हैं? 0, y। सुनना, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है 0, 0। अगला, अब थोड़ा सा हम चलते हैं उस पे सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब लिखेंगे हम सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव। देखना, इफ द हाइट ऑफ ट्री या टावर, if the height of tree tower is equal to the shadow of a tower, ठीक है, ट्री या टावर की जो हाइट है वो शेडो की हाइट के बराबर हो जाए, देन एंगल ऑफ एलिवेशन to sun is 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 होता है। कितना होता है? 45। 24th, सुनना, if the height of tree slash tower is equal to root 3 times of shadow, shadow का root 3 times हो जाए, then angle of elevation to sun is 60 डिग्री। सुनना, अगर ट्री या टावर की हाइट शेडो की हाइट की रूट 3 टाइम्स होगी,
शेडो की हाइट की √3 टाइम्स हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। अगला देखो, if the shadow of a tree tower equal to 1/√3 times 1/√3 times of shadow की 1/√3 टाइम हो जाए, then angle of elevation of sun is 30 डिग्री। इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, इसमें आपको 3 डेफिनेशंस करनी है बुक के अंदर से। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की मैं 3 डेफिनेशन बता रहा हूँ। 3 डेफिनेशन बता रहा हूँ बुक के अंदर से करनी है। पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही में डिप्रेशन में मत चले जाना भैया, ठीक है, बस डेफिनेशन कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और लास्ट वाली यहाँ लिख देता हूँ लाइन ऑफ साइट। ये 3 डेफिनेशन आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पढ़नी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, 25 तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 26। ऑब्जेक्टिव नंबर 26 अब चलेंगे एपी पे। ज्यादा नहीं, इसमें तो 1-2 ऑब्जेक्टिव है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी ए प्लस 2d जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वेयर जहां पर ए होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, कुछ एक्स्ट्रा टर्म बता रहा हूं। अगर ए एन दिखे तो ए एन होता है लास्ट टर्म, इसके अंदर ए नहीं बट कभी दिखे, एपी में ए एन होता है लास्ट टर्म, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगला NAP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. ठीक है, अगला अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगला 29 डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इज कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य बोलते हैं। ठीक है, अगर श्रीधराचार्य लिखा हुआ है तो भी यही फॉर्मूला यूज करना। क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य में भी ये यूज होता है। अगर लिखा हुआ है श्रीधराचार्य तो ये लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नोट करो इतने, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। देखो कितने हो गए थे, भूल गया मैं, मेरे हिसाब से 31 कुछ हो गए थे। 31 से नंबर भूल गया हूँ, माफ करना। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। अगला, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3। अगर नंबर ऑफ zeros, number of zeros in linear polynomial, is what? Number of zeros in linear polynomial. linear polynomial में कितने जीरो होते हैं? 1। कितने जीरो होते हैं? 1। अगला, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? 2। लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2। अगला, नंबर ऑफ zeros in क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं? सुनना, इसमें होते हैं 3 जीरो। कितने जीरो होते हैं? 3। अगला, ठीक है, थोड़ी स्पीड ज्यादा है भैया क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्टिव चल रहा है। पाथ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पाथ है वो होता है पैराबोला। पैराबोला। अगला 38, सुनो, HCF of 2 co-prime number is 1। 2 को-प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। 2 को-प्राइम नंबर का HCF 1। को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर दो को-प्राइम नंबर का एलसीएम चाहिए तो उनका प्रोडक्ट कर लो। 2 को-प्राइम नंबर का अगर एलसीएम चाहिए तो क्या कर लो? उनका प्रोडक्ट। ये 39 ऑब्जेक्टिव नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास, ध्यान देना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 40। देखो, √2, √3, √5, √7 सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल है। अगला, if p is a prime, if p is a prime, p एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर? प्राइम।
and P divides Q square. P divides Q square. P प्राइम नंबर है, P किसको डिवाइड कर रहा है? Q square. किसको डिवाइड कर रहा है? Then P divides Q. अगर P प्राइम नंबर है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो Q को भी डिवाइड करेगा. किसको डिवाइड करेगा? Q को. Where Q is a पॉजिटिव इंटीजर. जहां पर Q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर सॉरी इस इंटीजर. अगला, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial, the highest power of x in a polynomial is called degree of polynomial. यानी p of x. अगला SCF क्या होता है? सुनो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन prime factor in the number. 44. LCM क्या होता है? सुनो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor in the number. each कॉमन आना चाहिए. each prime factor in the number. शायद यहाँ कॉमन आएगा, देख लेंगे एक बार. ठीक है. अब इसमें एक लास्ट बचा है आपका फंडामेंटल वाला. ठीक है, एक लास्ट बचा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. उसको लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स खत्म. पहले ये नोट कर लो, फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव लिखते हैं. चलिए भैया ध्यान दीजिए. 45 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सुनना, every composite number can be expressed या ब्रैकेट में लिख लो factorized as a product of its prime and this factorization is unique. Its prime factor या prime number से, ठीक है. And this factorization is unique. Apart from the order in which
प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, ये था आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसी के साथ हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं खत्म। देखिए आज है 23 और कल है 24। कल आप सबका मैथ्स का पेपर है। पिछले 3-4 दिन में मेरी तरफ से मेरे से जितना बन पड़ा मैंने आपके उतना साथ दिया। 3-4 दिन बोल लीजिए या पिछले 2 महीनों में। हाँ मुझे पता है कि कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, देखिए मैं क्या एक फुल टाइम यूट्यूबर या फुल टाइम ऑनलाइन टीचर नहीं हूँ, मैं एक ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ। कभी कभी टाइम को शेड्यूल करने में या लिंक करने में प्रॉब्लम होती है, थकान की वजह से बोल लीजिए, किसी भी वजह से बोल लीजिए, कभी कभी लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं हुए। बट फिर भी ऑनेस्टली मैंने मेरे पूरे दिल से मेहनत करी आप सबके लिए। पिछले 2-2.5 महीनों में मुझसे जितना बन पड़ा मैंने सब कुछ किया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये पूरे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे समझ आए होंगे। इन ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक रिवाइज कीजिए और अपना पेपर बहुत अच्छा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।